वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब तक हम जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पीरियोडिक रूल्स, जिसमें हमने मेंटली पीरियोडिक टेबल पढ़ा, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा कि ग्रुप्स हैं, उसमें पीरियड्स इसको बोलते हैं, हाउ मैनी पीरियड्स हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स हैं। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि कैसे मोज़ले रूल ने डेवलप किया आइडिया कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर को पे डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था रिगार्डिंग द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें एक हमने जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट लिया था कि कैसे जो वेरियस SPDF ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स का एक जनरल बिहेवियर क्या होता है। स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए तो हमें अलग से उनको ग्रुप वाइज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनका एक जर्नल एज ए ग्रुप क्या बिहेवियर होता है वो हमने पढ़ा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें हम पढ़ेंगे रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर पीरियड और ग्रुप। तो जब उनको पढ़ेंगे तो बार बार हमें एक लाइन में या एक वर्ड में लिखा हुआ आएगा, उस वर्ड का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज ए स्टूडेंट मेरे को मालूम होना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ तो अब देखिए बेटे, अब हम उसको कंटिन्यूशन में जब करेंगे तो ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द ओनली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, so there is a negatively charged electron and positively charged nucleus, तो only attractive force is present there। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, कह रहा है बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें क्या होता है, इन एडिशन टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस देर आल्सो फोर्स ऑफ रिपल्शन अमंग दी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनमें चार्ज सेम होता है। तो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही शेल में हैं या इनर शेल में हैं वो सेम चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। फिर द एटम इज स्टेबल because the force of attraction is greater in magnitude than the force of repulsion। तो जो इलेक्ट्रॉन में जो आपस में रिपल्सिव इंट्रैक्शन है उससे ज़्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो वही वजह है द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्या बोलना है उसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है द फोर्स the attractive force on the electron increases with the increase in nuclear charge। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है। भाई आप हाइड्रोजन से गए हीलियम में, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, हीलियम से गए लिथियम में 3 प्रोटॉन है, लिथियम से गए बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस है अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज होगी। क्लियर। लेकिन जो स्टार पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, कह रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटली रिड्यूस्ड by the electrons of the inner shell।
जिस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी की अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाली शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब शेल्स क्या करेंगे, ये सब शेल्स उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। उससे क्या होगा, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स उसको एक्सपीरियंस करनी चाहिए उतनी वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? श्योर? द रिपल्सिव फोर्स offered by the inner electron to the outer shell electrons protects them from the attraction from the nucleus। जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहे हैं उससे क्या बेनिफिट वो लेंगे, उनको एक बेनिफिट मिलेगा कि जितना उनको न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है। The repulsion by the inner electron makes them experience less nuclear charge। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल कर रहे हैं उससे क्या होगा, उससे वो जो न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। और कि इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को किससे बचाया, किससे शील्ड किया, किससे प्रोटेक्ट किया? तो आंसर है न्यूक्लियर चार्ज से। जैसे आप क्या करते हैं, आप अपने घर में रहते हैं ताकि क्या हो, एनवायरनमेंट चेंजेस से बच सकें, सोशल ईवल से बच सकें। तो आपका घर आपका क्या है, शील्ड है। आपके आसपास की जो रिलेशन है, आपके मम्मी है, पापा है, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, आपके वेरियस टाइप्स के फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या करते हैं, दे ऑल एबल टू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एबल टू गिव यू शील्ड। तो उस शील्ड से क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आर नॉट एबल टू ओवरकम यू। सेम टू सेम मैं यहाँ पर आ सकता हूँ कि जो इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाती हैं किससे, न्यूक्लियस अट्रैक्शन से। तो जितना अट्रैक्शन उसको फील करना चाहिए उतना आउटर इलेक्ट्रॉन फील नहीं करता। अब नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कह रहा है एक शेल में क्या होता है, कह रहा है एस ऑर्बिटल्स बीइंग स्फेरिकल इन शेप स्पेंड्स मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। कि हमारे पास जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्फेरिकल शेप शेल में होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम बिताते हैं क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ, एस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन देन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवे फ्रॉम दैट। सो तो जो पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं जो डम्बल शेप में होते हैं उनको कम एक्सपीरियंस करते हैं, विच इन टर्म स्पेंड्स लेसर मोर टाइम नियर टू द न्यूक्लियस देन द डी। तो d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स, दे स्पेंड लेस टाइम नियर द न्यूक्लियस बट s स्पेंड मोस्ट टाइम नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही शेल में, s इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन और f इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द लीस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, s इलेक्ट्रॉन विल एबल टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बेटर। p orbitals are able to shield better than d orbitals and d orbitals shield their valence electron better than f orbitals. Why? Because of their proximity to the nucleus। एक ही शेल में s orbitals are nearest होते हैं और f क्या होते हैं, furthest होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन थ्री टर्म्स। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नेचर ऑफ द इनर ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल्स का नेचर कैसा है। एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में, एक तो वो काउंट करेगा, दूसरा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेगा, फिर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह के सब लेवल्स में प्रेजेंट है, किस तरह के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर मिला के आपको क्या डिसाइड करवाएंगे, वो डिसाइड करवाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
वो स्लेटर रूल ने डिफाइन किया है, स्लेटर ने डिफाइन किया हुआ है। तो स्लेटर ने क्या डिफाइन किया है, जो जेड इफेक्टिव है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट है। तो शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के जो रूल्स हैं वो स्लेटर ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला क्या करा है कि पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिख दो एटम का, ठीक है ना, लिख दिया आपने। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिख दिया, जैसा लिखना चाहिए वैसा ही, ठीक है बेटे। कह रहा है एनी इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उसके राइट में है, ठीक है, ऑफ द इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट नो शील्डिंग। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड करते हैं न्यूक्लियस से, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी शील्ड करेंगे। जो इनर इलेक्ट्रॉन है वही शील्ड करेंगे। जैसे आपकी कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो एयर में फैले हुए हैं, तो आपकी जो इनर इम्यूनिटी है वो आपको पहले प्रोटेक्ट करेगी। वैसे यहाँ पर है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन विद द सेम वैल्यू ऑफ n शील्ड टू एन एक्सटेंड ऑफ 0.3। तो n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1। जो इलेक्ट्रॉन जिस पर निकालना है उसको तो काउंट नहीं करेंगे, आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए और बाकी को क्या करिए आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ द इलेक्ट्रॉन of the interest is in s and p electron, then all the electron with one less value of the principal quantum number shield to an extent of 0.85। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके n-1 शेल में हैं उसको आप 0.85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा समझिए, जितने इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल में है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इंटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th शेल इंटू 0.85। ये रूल नंबर 3 और 4 से काउंट हो गया इतना तो, ठीक है। अभी और बचा हुआ है, क्लियर। प्लस all the electron with 2 or less value of the principal quantum number। तो जो n-2 शेल में है, n-3 शेल में है, n-4 शेल में है, उन सबको कंट्रीब्यूशन 1 है। दे विल प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉन 100%। तो उनकी यूनिट क्या है, एक्सटेंट ऑफ 1 है। All the electron with 2 or less than 2 value of principal quantum number shield to extent of 1। जो इलेक्ट्रॉन n-2 में है, n-3 में है, n-4 में है, वो 100% शील्ड करेंगे। तो हम दोबारा समझ लें, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में है वो 35% शील्ड करते हैं, 0.35। जो इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में है वो प्रोटेक्ट करते हैं 85%, 0.85। जो इलेक्ट्रॉन n-2 में, n-3 में, n-4 में है, दे प्रोटेक्ट 100%, दे प्रोटेक्ट 100%। आर यू श्योर अबाउट दैट? अभी हम इसको करेंगे थ्रू द एग्जाम्पल्स, तो आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंटरेस्ट बिलोंग्स टू डी और एफ ऑर्बिटल। लेकिन अगर जो ऊपर वाले रूल थे वो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन एस और पी में है, अगर जिसके ऊपर आपने चार्ज निकालना है वो डी और एफ में बिलोंग करता है, तो उसके लेवल सेम लेवल पर तो जो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको तो 0.35 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन बाकी बचे हुए जितने इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो n-1 में है, चाहे n-2 में है, चाहे n-3 में है, उन सबको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। सबको क्या कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, वाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन विच सिग्मा इज टू बी डिटरमाइंड शुड नॉट बी काउंटेड। लेकिन इन सब कैलकुलेशन में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है उसको काउंट नहीं करना,
ठीक है ना, उसको नहीं लेके आना कैलकुलेशन में। श्योर अबाउट दैट और नॉट? अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए फास्फोरस का, फास्फोरस है 15, तो क्या है ये 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p3, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपने क्या निकालना है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, ठीक है, जेड इफेक्टिव। क्या करना है, जेड इफेक्टिव। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको दोबारा से लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो मान लीजिए आपने ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन सा है इसमें, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो शेल है ये nth शेल है, ठीक है। ये जो शेल है n-1th शेल है, और ये जो है n-2 शेल, ठीक है। ये शेल के नंबर आए। तो क्योंकि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए। तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दीजिए, तो 5 में से 1 गया, कितने गए, 4 ना। तो आप सिग्मा निकालिए तो आएगा 4 × 0.35। चेक कीजिए, nth ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो p में है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा, ठीक है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, कारण क्या है, जो p के इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में होंगे, होंगे px py pz में, यस और नो। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाला है, किसी एक को वैलेंस मान लीजिए, तो उसको छोड़ दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 इसमें है, 3 इसमें, 5। तो जिसको पे निकालना है वो वैलेंस है, तो एक छोड़ दीजिए उसको, 4 बच गया। नाउ यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन n-1। तो n-1 में कितना होता है, तो n-1 में होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और वैल्यू कितनी आएगी 0.85 प्लस n-2 में इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी शील्डिंग पावर होगी 2। तो क्या आंसर आ गया आपके पास। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने में कितना आना है 10.2, कितना आना है 10.2, क्लियर। अब हम चेक करेंगे फार्मूला। तो 10.2 क्या आ गया, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या आ गया बेटे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू। तो अब अगर हम फास्फोरस को चेक करेंगे तो z के लिए कितनी आ रही है, 15 आ रही है, नहीं आ रही। तो z के लिए कितनी है यहाँ पर बेटे, 15, कितनी है 15। लेकिन अगर हम चेक करेंगे z इफेक्टिव, तो क्या आंसर आएगा, z इफेक्टिव होता है z माइनस सिग्मा। तो एक्चुअल है 15 प्रोटॉन, लेकिन 10.2 मैटर ही नहीं करते। जो 10.2 है उतना चार्ज तो बचा लिया, शील्ड कर दिया। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ओनली 4.8। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो z इफेक्टिव है वो लेस देन z होगा, नहीं होगा, कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इज लेस देन व्हाट, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स देन व्हाट हैज़ बीन वी प्रिज्यूम, जो हम सोचते हैं उससे कम होता है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, हम लिख रहे हैं इसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5, ये nth शेल है और ये n-1th शेल है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है इसको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निकालने के लिए
वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 7 हैं, तो 7 में से एक छोड़ दीजिए, 6 बच गए। तो 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ठीक है ना। सब बच्चे समझ लें, जो nth शेल है उसमें शील्डिंग होती है 0.35 की, n-1th में शील्डिंग होती है 0.85 की, और n-2 और हाइयर में शील्डिंग होती है 1 की। ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन S या P में है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो आ रही है 3.8। क्या आ रही है? 3.8। तो Z इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा Z माइनस सिग्मा। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पे? तो आपके पास आंसर आ रहा है Z फ्लोरीन में 9 है माइनस 3.8। तो व्हाट इज़ द आंसर इन दिस केस? तो आंसर आ रहा है यहाँ पे बेटे आपके पास 5.2। तो आप खुद चेक कर लीजिए फ्लोरीन पे क्या आ रहा है। फ्लोरीन के अंदर जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सिर्फ 4-5 प्रोटॉन का आ रहा है, 9 प्रोटॉन का तो आ ही नहीं रहा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो और भी बुरा हाल होगा, ठीक है। देखिए अब हम चेक करेंगे किस पर, कॉपर पे। कॉपर का नंबर है 29। ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो यहाँ पे देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में है। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में है तो क्या इफेक्टिव चार्ज होगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन अगर 3d है तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये आपको बात समझनी है यहाँ पे। तो आप निकालिए फाइंड Z इफेक्टिव experienced by 4s electron and Z effective experienced by valence electron of 3d, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें निकालेंगे। पहले 3D के 3D जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज महसूस कर रहा है और 4s कितना कर रहा है। तो पहले हम 3D के निकालेंगे। तो 3D के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए। तो 3D के लिए आप निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये क्योंकि राइट हैंड साइड में है, ये यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो इसको नहीं लेंगे। जो लेफ्ट में है उन्हीं को लेंगे। रूल नंबर पॉइंट की लिया आपको। तो अगर हम चेक करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी शेल। तो अगर आपको निकालना है डी इलेक्ट्रॉन, दोबारा समझिए, कॉपर में जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो कितना इफेक्टिव चार्ज ले रहा है और 4s1 कितना ले रहा है, ये बैलेंस है। ये तब आपको समझ आ जाएगा कि कॉपर +1 स्टेबल क्यों होता है वेपर फेज में, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आपको बात समझनी है, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है 3D का, हम 4s1 पे नहीं निकाल रहे, हम 3D इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं। 4s पे बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप 3D को चेक कीजिए। तो 3D केस में क्या होता है आपके पास, अब इसको काउंट कर। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज इन 3D10। वो 3D10 में है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, उसकी अपनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। पहले हमें ये काउंट करनी है। तो उसके अपने में काउंटिंग जो करने हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए
तो हमें काउंट करना है 3D में। तो अपने लेवल को उसने ले लिया nth लेवल, और ये जो है ये बाकी इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट बाकी बचे हुए। तो जो D के अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको शील्ड कितना करेंगे, ठीक है, वो शील्ड करेंगे इसको 0.35, वो शील्ड करेंगे 0.35। तो कितना आ जाएगा, तो 3D10 में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, 9 हो गया, ये 9 इंटू 0.35 प्लस कितना है हमारे पास, बाकी बचे यहाँ पर रेस्ट ऑफ दैम आर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इंटू 1। रीज़न क्या होता है, अपनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसके हैं, उसके अलावा जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन हैं उसमें जो शील्डिंग होगी 1 होगी। ये रूल है स्लेटर का, तो वो रूल आप पढ़ के याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रूल, ये रूल है, ठीक है, कि उसके अपने D इन द सेम शेल ऑफ 3D, और बाकी सबके क्या करना है, इनर शेल में आपको कितना लेना है, 1 लेना है। कितना लेना है, 1 लेना है यहाँ पे। तो सिग्मा कैलकुलेट करेंगे क्या, तो सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 21.15। तो इस केस में Z इफेक्टिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Z माइनस सिग्मा। तो कितना है ये 29 माइनस 21.5, तो क्या आ गया ऑलरेडी यहाँ पे 7.85। तो 7.85 क्या है, 7.85 आपके पास है इफेक्टिव चार्ज ऑन वैलेंस 3D इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल है वो तो खैर 4s है, लेकिन 3D अगर हो जाए तो कितना एक्सपीरियंस करेगा, 7.85 पे। अब इसको हम कंपेरिजन में करते हैं 4s1 के मुकाबले में। किसके मुकाबले में, 4s1 के मुकाबले में, फिर चेक करते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको आज शाम की जो डाउट क्लास है वो अटेंड करनी पड़ेगी।